अस्सलाम वालेकुम। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 35 देखेंगे आज हम। सेक्शन 35 डील करता है स्टॉक इन ट्रेड को। डिवीजन फॉर टैक्स अकाउंटिंग का ये सेक्शन हिस्सा है। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है माल तिजारत। स्टॉक इन ट्रेड से क्या मुराद है, हम इसकी टैक्स डेफिनेशन भी देखते हैं, लेकिन पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे हमें पता है कि कोई भी बिजनेस है, उसके पास जो स्टॉक होता है, माल होता है जिसकी वो तिजारत करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बंदा जो है वो सबसे पहले माल खरीदता है, जो वो उसकी कीमत खरीद कहलाती है या लागत कहलाती है कि इतने का माल उसने खरीदा, और खरीदने के बाद वो आगे उसकी तिजारत कर लेता है, उसे बेच देता है। और उस जितने की उसने खरीदी होती है चीज, जो लागत होती है उसमें कुछ आगे जब वो सेल करता है तो उस लागत के ऊपर कुछ मुनाफा हासिल करता है, जो उसकी इनकम कहलाती है। तो स्टॉक इन ट्रेड माल तिजारत को टैक्स जो है वो क्या कहता है, क्या इसकी डेफिनेशन देता है। सेक्शन 35 का सब सेक्शन 7 में इसकी डेफिनेशन दी गई है स्टॉक एंड ट्रेड की। मींस एनीथिंग प्रोड्यूस, कोई भी चीज कोई भी बिजनेस पर्सन पैदा करता है, मैन्युफैक्चर करता है या खरीदता है, और अदरवाइज एक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चर के लिए करने के लिए हासिल करता है, सेल, या कोई भी जो माल है उसकी सेल करता है या एक्सचेंज करता है। एंड एनी मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन, कोई भी चीज या कोई भी मटेरियल खाम माल जो प्रोडक्शन में, पैदावार में इस्तेमाल होता है या मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, आगे सेल होता है, एक्सचेंज होता है, कोई बिजनेस पर्सन प्रोड्यूस करता है माल, तो ये सब कहलाता है स्टॉक इन ट्रेड। बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक और शेयर्स। अच्छा, जो स्टॉक्स हैं, जो शेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, शेयर्स को भी स्टॉक्स कहते हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, उसे स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, शेयर मार्केट भी कहते हैं। तो स्टॉक्स का दूसरा नाम शेयर्स हैं। तो यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये वो वाला स्टॉक नहीं है जिसका मतलब शेयर होता है, बल्कि ये स्टॉक वो वाला स्टॉक है जो कोई भी बिजनेस पर्सन जो है जिसके पास वो स्टॉक जो है चीजों का होता है, और उसे वो आगे ट्रेडिंग में, तिजारत में इस्तेमाल करता है, सेल के लिए इस्तेमाल करता है, या स्टॉक जो है वो क्रिएट करता है, मतलब चीजें बनाता है, बनाने के अमल से जो है वो चीजें बनती हैं, फिर आगे जो है वो उन्हें बेचता है। ये उस स्टॉक की बात कर रहा है टैक्स। तो शेयर वाला स्टॉक नहीं। जैसे ये देखे, ये वेयर हाउस में स्टॉक पड़ा हुआ है और ये लेके जा रहा है सेल करने के लिए, तो ये वो वाला स्टॉक है। अच्छा, वो कह रहा है कि स्टॉक इन ट्रेड जो बिजनेस होगा हमारा, उसमें किस तरह हम हिसाब लगाएंगे कि पूरे साल का जो स्टॉक जो था उसकी कॉस्ट कितनी थी। अगर हमें कीमत का, लागत का अंदाजा होगा या उसका पता चलेगा, तो आगे जब चीज बिकेगी फिर ही तो हमें प्रॉफिट का पता चलेगा कि उस लागत हमारी 100 रुपया थी और बेची हमने 120 रुपए की, तो 20 रुपए हमारा प्रॉफिट है। अगर हमें यही ना पता हो कि चीज की लागत 100 रुपया है, नहीं है, कितनी है चीज की लागत, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। तो ये स्टॉक एंड ट्रेड सेक्शन 35 इसी चीज को डील करता है कि जो स्टॉक है उसकी हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वो कितने का स्टॉक था। सबसे पहले कहता है फॉर द पर्पसेस ऑफ डिटरमाइनिंग अ पर्सन इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। कोई भी बंदा इनकम फ्रॉम बिजनेस कर रहा है जनरेट, कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है, उसकी बिजनेस इनकम को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। income chargeable to tax under the head income from business. For a tax year, the cost of stock in trade disposed by the person in a year shall be computed in accordance with the following formula, namely. वो कह रहा है कि कोई भी बंदा अगर बिजनेस कर रहा है, उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस किस तरह कैलकुलेट की जाएगी। वो इस तरह कैलकुलेट की जाएगी, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्टॉक था उसके पास, उसने कितने का बेचा, और बेचने के बाद उसे उस पर कितना प्रॉफिट हुआ, इन सादा जुबान में। तो और आगे वो बता रहा है कि ये मैं फार्मूला बता रहा हूँ कि जो उसके पास माल तिजारत पड़ा है उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे।
सबसे पहले ये कहता है कि जी वेयर ए इज द ओपनिंग वैल्यू ऑफ द पर्सन स्टॉक इन ट्रेड फॉर द ईयर। ए जो है वो ओपनिंग वैल्यू है स्टॉक की, जो बिजनेस पर्सन जो है वो मेंटेन कर रहा है। बी इज द कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एक्वायर्ड बाय द पर्सन इन अ टैक्स ईयर। बी जो नया स्टॉक उसने खरीदा है, नया माल खरीदा है, ये बी उसे रिप्रेजेंट करता है। माई सी इज द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर द ईयर। सी जो है वो क्लोजिंग वैल्यू को जाहिर करता है। बिल्कुल आसान जुबान में मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे ही है, इसे भूल जाएं इस चीज को कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अब ये मेमोराइज करें कि एक बिजनेस है, हम उसके पूरे साल का प्रॉफिट का हिसाब लगाना चाहते हैं। हिसाब कैसे लगेगा? हम ये कहते हैं कि जी साल के शुरू में 1 जनवरी को कि तुम्हारे पास कितना माल पड़ा था, कितना तुम्हारे पास स्टॉक पड़ा था चीजों का, गुड्स का। तो हम कहेंगे जी हमारे पास जो है वो 500 आइटम्स 1 जनवरी को पड़ी हुई थी, जो पिछले साल की बची हुई थी। ठीक है, यानी कि इस साल तुम्हारे पास 500 आइटम वो होगी। अच्छा, और इसके बाद इस पूरे साल में 31 दिसंबर तक तुमने कितना स्टॉक खरीदा? जी मैंने 500 आइटम पिछली पड़ी हुई थी और 5000 आइटम जो है मैंने इस साल जो है वो पूरे साल में खरीदी। ठीक है जी, तो ये होगी 5500 आइटम पूरे साल में मेरे पास थी। अच्छा, अब 31 दिसंबर को जब हम कैलकुलेशन करेंगे, हम देखेंगे जी अब तुम्हारे पास माल कितना बचा हुआ है। वो कहेगा मेरे पास अब सिर्फ जो है वो 100 आइटम्स बच गई हैं। तो साल के शुरू में उसके पास 500 आइटम्स थी जो पहले से मौजूद थी। 500 वो पूरे साल में उसने 5000 आइटम खरीदी। 500 जमा 5000 5500। एंड उसके बाद साल एंड पे जो है वो सिर्फ 100 आइटम्स उसके पास बच गई, मतलब 5500 पूरे साल में आइटम्स थी और 100 सिर्फ बच गई, मतलब 5400 आइटम पूरे साल उसकी सेल होगी। तो ये 5400 आइटम्स जो हैं, जो सेल हो चुकी हैं, तो ये उसी फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यही सिंपल सा इसका मतलब है कि ए का मतलब है कि साल के शुरू में आपके पास कितना स्टॉक मौजूद था, वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पूरे साल में आपने कितना खरीदा? जी पूरे साल में मैंने 5000 खरीदा, तो ये हो गया 5500। और सी, सी का मतलब है कि जो स्टॉक जो है बच गया साल के एंड पे ही, 100 आइटम हमारे पास बच गए, तो यानी कि ये सी हो गया। तो यानी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सिर्फ 100 आइटम्स है। तो अब 5400 आइटम्स हमारे पास हमने सेल की, तो कितने की सेल की, उसकी लागत कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी, वो हम सिंपल अंदाजा लगा लेंगे कि जी हमने एक आइटम इतने की खरीदी थी और जब सेल की तो 100 रुपए की अगर एक आइटम थी, 5400 ज़रब 100, 54,000 हो गया। तो यानी 54,000 हमारे माल की लागत थी और हमने जो है वो 50 रुपए प्रॉफिट के साथ जो है वो माल आगे बेचा, 150 रुपए की एक चीज बेची, तो वो ऊपर वाली रकम हमारा प्रॉफिट हो गया, वो यानी इनकम होगी। लेकिन इनकम उसी टाइम असेस की जा सकती है जब हमें इन रियल इन एक्चुअल पूरे साल में बिजनेस एक्टिविटी में जो स्टॉक इन ट्रेड हुआ है, जिस स्टॉक की तिजारत हुई है, अगर वो हमें पता हो। अगर हमें यही नहीं पता कि हमारी पूरे साल आइटम्स कितनी बिकी हैं, उनकी कॉस्ट कितनी थी, तो हम कैसे इनकम का अंदाजा लगा सकते हैं? आगे कहता है कि द ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड ऑफ ए पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी। जो ओपनिंग स्टॉक होगा, जो हमने ए में ऊपर पढ़ा, पूरे साल में, वो शैल बी, वो कैसे होगा, मतलब कि क्या उसके बारे में बता रहा है कि किस तरह वो डिटरमाइन होगा। सबसे पहले कहता है कि ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक, साल के शुरू में जो स्टॉक था उसकी ओपनिंग वैल्यू का अंदाजा कैसे होगा। कहता जी कि द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द पर्सन स्टॉक इन ट्रेड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। सिंपल सी बात है, जो पिछले साल का माल बचा हुआ था, तो वही तो इस साल का माल का जो नए साल में 1 जनवरी में होगा, वही तो ओपनिंग स्टॉक होगा जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था। मतलब एक चीज हमारे पास दिसंबर में 500 आइटम्स बच गई थी, तो जनवरी में वो 500 आइटम्स हमारा ओपनिंग स्टॉक बन गया। सिंपल। वेयर द पर्सन commanded to carry on business in share the fair market value of any stock and trade acquired by the person prior to the commencement of business। एक बंदे ने नया कारोबार शुरू किया है, तो उसके पास तो पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक नहीं बचा हुआ, कि पहले से माल उसके पास नहीं पड़ा हुआ, तो फिर क्या होगा? हाँ, एक बंदे ने नया स्टॉक हासिल किया है, उस स्टॉक की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जो जायज कीमत होगी, वो उस स्टॉक की कॉस्ट होगी।
अगर उसने बिजनेस नया शुरू किया है तो the fair market value of stock in traded refer to class B of subsection 2 shall be determined at the time of stock in trade is ventured in the business। वही बात को आगे बढ़ा रहा है, जिक्र कर रहा है इन क्लास बी ऑफ सबसेक्शन 2, ये क्लास बी है और ये सबसेक्शन 2 है, इसी की बात कर रहा है। हमने ये कहा यहाँ पे ऊपर सबसेक्शन 2 की क्लास बी में कि अगर कोई बंदा नया कारोबार स्टार्ट करता है तो उसने स्टॉक कोई खरीदा है, उस स्टॉक की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जायज मार्केट में कीमत होगी, वही उस स्टॉक की कॉस्ट होगी, लागत होगी। लेकिन तो ये लागत जो है वो कब काउंट होगी, मतलब कि जब हमने फॉर एग्जांपल हमने मार्च में बिजनेस स्टार्ट किया और 31 दिसंबर को हम अकाउंट्स बना रहे हैं, तो अब पूरा साल गुजर गया तो हमने मार्च में नया स्टॉक हासिल किया था नए बिजनेस के लिए, तो उसकी जो लागत है, अब क्या दिसंबर का रेट लगाएंगे, जुलाई का रेट लगाएंगे, जब साल बाद अकाउंट्स बनाएंगे, क्लोजिंग जब टाइम होगा, मंथ होगा, दिसंबर में अकाउंट्स बनाएंगे, क्या उसका रेट लगाएंगे? नहीं। जिस टाइम आपने स्टॉक लिया, बाय किया, जब वो स्टॉक बिजनेस में इंटर हुआ, वेंचर इन बिजनेस, जब वो स्टॉक बिजनेस का हिस्सा बना, जिस टाइम वो बिजनेस का हिस्सा बना, यानी मार्च में वो बिजनेस का हिस्सा बना, तो जो भी उसकी उस टाइम पे फेयर मार्केट वैल्यू होगी, वही स्टॉक की कॉस्ट होगी, लागत होगी। उर्दू वर्जन आपके लिए रिपीट हो गया, ये 3 वाला अभी हम पढ़ चुके हैं, ये इसे नोट कर लीजिएगा, ये रिपीट हो गया है। ओके, ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ ए पर्सन स्टॉक इन ट्रेड फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी द लोएस्ट ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द पर्सन स्टॉक इन ट्रेड और ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर। सबसेक्शन 4 में वो ये कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो होगा साल के एंड पे, जो उसकी क्लोजिंग स्टॉक जो है, अगर उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू अगर वो कम हुई, तो वो हम लेंगे एज ए उसकी कॉस्ट, या जो अगर हमें ओरिजिनल उसकी कॉस्ट पता चल जाए या हमें उसकी कॉस्ट मालूम है और वो कम है, तो वो हम मतलब एज ए उसकी क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा होगा उसकी वैल्यू लेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल के हमारे पास हमने कोई चीज बनाई, हमारी कंपनी में कोई प्रोडक्ट थी, तो हमें पता है कि हमने 1000 आइटम्स हमारी क्लोजिंग स्टॉक में है और हमें पता है कि 10 रुपए की एक आइटम है, तो ये टोटल 10,000 पे इसकी इनकी कॉस्ट है, इनकी लागत है। लेकिन हमें दूसरी सूरत में हमारे पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हमें पता है कि मार्केट में जो उसकी वैल्यू है ये इतने का तो बिक ही जाना है। हमारे पास 1000 आइटम्स पड़ी हुई हैं और हमें मालूम नहीं है कि इसकी कॉस्ट क्या आती है, हम भूल गए हैं या कोई इशू हो गया, तो लेकिन हमें ये हम रियलाइज करते हैं कि मार्केट में कम से कम इतने का, यानी कि ये जो आइटम्स हैं 9000 की या 8000 की इसकी तो बिक ही जाएंगी, इसकी इतनी तो कीमत बनती है। तो जो दोनों में से कम वैल्यू होगी, हम उस चीज को एज ए वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो कम है, अगर वो 9000 है, तो हम वो लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये बाद में मालूम होता है कि जो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था, जब हमने चीजें मैन्युफैक्चर की थी, तो पूरी मिला के 1000 आइटम्स की जो कॉस्ट हमें आई थी वो 6000 पे आई थी। तो फिर और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है इस टाइम वो 9000 है, तो फिर 6000 रुपए जो लोएस्ट वैल्यू है, हम एज ए वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। आगे कहता है कि अ पर्सन अकाउंटिंग फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन कैश बेसिस, जो बंदा इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो बंदा भी बिजनेस कर रहा है और उस बिजनेस से इनकम जनरेट कर रहा है और कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम को उसने अडॉप्ट किया हुआ है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसे नोट डाउन कर लें। जो अब हम चीजें आगे पढ़ने वाले हैं, जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज डीप माइंड से, डेप्थ ऑफ माइंड से जो है वो इसे खुले जहनों से अंडरस्टैंड करें, ताकि आपको कोई मसला ना हो। जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है उसने मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैश बेसिस अपनाया हुआ है, मे कंप्यूट द पर्सन कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड,
वो जो अपना जो उसके पास कॉस्ट ऑफ स्टॉक है, जो माली तिजारत है, उसकी जो लागत है वो कंप्यूट कर सकता है ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड। सबसे पहला मेथड बता रहा है किस मेथड के तहत कर सकता है वो लागत का पता चला सकता है, प्राइम कॉस्ट मेथड के तहत। और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड के तहत वो जो पता चला सकता है। एंड अ पर्सन अकाउंटिंग फॉर सच इनकम ऑन एन अक्रूवल बेसिस। अब बात करें अक्रूवल बेसिस की, जो बिजनेस अक्रूवल बेस अकाउंटिंग सिस्टम को यूज कर रहा है, शेल कंप्यूट द पर्सन कॉस्ट ऑफ ट्रेड इन स्टॉक इन ट्रेड ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड। और ये पेपर में पूछा जा सकता है। जो भी बंदा, जो भी बिजनेस एंटिटी अक्रूवल बेस अकाउंटिंग सिस्टम को यूज कर रही है, तो उसके लिए लाजमी है कि वो जो अपना स्टॉक इन ट्रेड है उसकी जो कॉस्ट है वो किस तरह कैलकुलेट करेगी, वो अब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड के तहत कैलकुलेट करेगी। हाँ, अगर एक बंदा जो बिजनेस कर रहा है और वो अक्रूवल बेस नहीं बल्कि कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम को उसने अडॉप्ट किया हुआ है, तो फिर उसे परमिशन है वो अपने स्टॉक इन ट्रेड की जो वैल्यू है वो प्राइम कॉस्ट मेथड से भी मालूम कर सकता है, अब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड से भी मालूम कर सकता है। और ये पेपर में पूछा जा सकता है कि जिसने कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम यूज किया है, तो स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू किस सिस्टम से डिटरमाइन करेगा। तो आपने बताना है प्राइम कॉस्ट मेथड एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड, दोनों की चॉइस है, चाहे इसे अब्जॉर्प्शन कॉस्ट वाले को ले ले चाहे प्राइम कॉस्ट वाले को ले ले, उसकी मर्जी है। लेकिन जो बंदा अक्रूवल बेस अकाउंटिंग सिस्टम को यूज कर रहा है, तो उसके लिए लाजमी है कि स्टॉक इन ट्रेड जो है उसकी वैल्यू सिर्फ अब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड के तहत ही वो मालूम करेगा। आगे क्या होते हैं ये मेथड, आगे हम जाके इन्हें पढ़ लेंगे। Where particular item of stock in trade are not readily identifiable, a person may account for stock on first in first out method or the average cost method। क्योंकि हमारा जो स्टॉक होता है ना उसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं। सम टाइम ये है कि हम हमें आइटम आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, उनकी कॉस्ट जो है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि पहले कौन सा पहले ये आइटम्स आए थे। क्योंकि एक जो बिजनेस है उसमें जैसे ग्रोसरी स्टोर है तो उसमें बेतहाशा चीजें इन हो रही होती हैं, आउट हो रही होती हैं, तो हमें सम टाइम नहीं पता चलता, माल जो है वो मिक्स हो जाता है। तो वो कह रहा है कि where particular item of stock in trade are not readily identifiable, a person may account for that stock on first in first out method। तो वो जो बंदा है जो अपने आइटम्स की जो कॉस्ट है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे मालूम कर सकता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या होता है आगे जाके हम इसे पढ़ेंगे। और द एवरेज कॉस्ट मेथड, या इस मेथड पे अपनी आइटम्स की कॉस्ट जो है वो मालूम कर सकता है। Once chosen, a stock valuation method may be changed only with the written permission of the commissioner। एक दफा जो भी आप स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड चूज कर लें, तो आप जो है वो उसे बदल नहीं सकते। हाँ, आप उस मेथड को बदल सकते हैं अगर कमिश्नर जो है वो आपको इजाजत दे दे, एंड इन अकॉर्डेंस विद एनी कंडीशन दैट कमिश्नर में इम्पोज। और कमिश्नर जो है वो आपकी एप्लीकेशन सुनते हुए उस पर कुछ शराइत आयद कर सकता है कि अगर इन शर्तों को आप पूरा कर लें फिर ही आपको मैं अपना जो मेथड है उसे चेंज करने की परमिशन दूंगा। अच्छा, आगे जाके जो आगे हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी सी चीजें, बार बार आपको गैप का जिक्र मिलेगा। गैप का मतलब है दुनिया में ना जो है दुनिया में दो मेजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। एक गैप है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसका एब्रीविएशन बनता है, और दूसरा है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये दो मेजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो पूरी दुनिया में फॉलो होते हैं। एक अमेरिका का है और एक ब्रिटेन का है। तो कुछ लोग जो है वो जो अमेरिकन साइड के हैं या जो उन्हें फॉलो करते हैं, तो वो अमेरिकन सिस्टम जो है वो उसे अडॉप्ट करते हैं। और जो जैसे हम यूके की सब्सिडी रहे हैं पाकिस्तान बनने से पहले, तो
उसका हिस्सा रहे हैं, तो हम हमारा यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें हम इंग्लिश भी यूके वाली हम वही चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। तो जो ब्रिटेन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हम उन्हें अडॉप्ट करते हैं। तो ये दोनों गैप और आईएफआरएस दुनिया भर में दोनों यूज़ होते हैं। जनरली जो है वो एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं गैप को, और आईएफआरएस कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ये स्टैंडर्ड्स दिए हैं और इन्हें पूरी दुनिया भर में माना जाता है। तो आगे वो कहता है कि इन दिस सेक्शन, अब आगे वो कह रहा है कि इस सेक्शन में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का क्या मतलब है? क्योंकि अभी ऊपर आपने पढ़ा है लेबर कॉस्ट, मैंने कहा था आगे पढ़ते हैं। लेबर कॉस्ट का मतलब है मींस लेबर कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। जो भी आपके पास मतलब माल होता है, माल तिजारत होता है, उस माल को बनाने के लिए जो डायरेक्टली लेबर यूज होती है, और उस लेबर को कुछ ना कुछ तो हमें पे करनी ही पड़ती है ना, मजदूरी। तो वो जो हम पैसे लेबर को पे करते हैं, और लेबर खाम माल को जो है वो किसी गुड में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, जो उस लेबर को हायर करने में हमारी लागत आई, वो कहलाती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है वो 50 मोबाइल्स बनाने हैं, उसका रॉ मटेरियल हम ले आए, हमने सामने रख दिया, तो अब 50 लेबर्स को जो है या 5 लेबर्स को हम बुलाएंगे, तो वो जो है हमारे मोबाइल जो है वो मैन्युफैक्चर कर देंगे डिफरेंट चीज़ों को असेंबल करके। और एक मोबाइल पे जो एक बंदा कितने जो है वो मोबाइल्स मैन्युफैक्चर करता है, यानी फॉर एग्जांपल 5 बंदे हैं तो 50 बना रहे हैं, तो यानी 10 मोबाइल्स एक बंदा बनाता है, तो कितनी 10 मोबाइल्स के पीछे उस लेबर मैन को, एक बंदे को कितनी हमें कीमत अदा करना पड़ी, एक आइटम बनाने पे कितनी कीमत हमें लेबर को अदा करना पड़ती है, वो कहलाती है लेबर कॉस्ट। क्योंकि लेबर के बगैर तो चीज़ बन ही नहीं सकती, या तो ऑटोमेटिक मशीन हो। इसलिए लेबर कॉस्ट बचाने के लिए दुनिया भर की जो कंपनीज़ हैं वो ऑटोमेटेड सिस्टम ला रही हैं। अच्छा जी, दूसरा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तस्वीर से ज़ाहिर है, आप देख सकते हैं कि मीन्स द कॉस्ट ऑफ मटेरियल that become an integral part of the stock in trade manufactured or produced or which are consumed in the manufacturing or production process। ये टैक्स लॉ डेफिनेशन दे रहा है इसकी, सादा जुबान में वो यही कह रहा है कि एक जो भी चीज पैदा होती है या बनाई जाती है, उसमें उसके प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में जो भी मटेरियल लगता है, उस मटेरियल की जितनी भी लागत है, वो जो है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाती है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, गाड़ी में लोहा कितना लगा, प्लास्टिक कितना लगा, रबड़ कितनी लगेगी उसके टायरों में, ये डायरेक्ट हम मटेरियल ले रहे हैं। तो बैक एंड पे अगर हम उसे कैलकुलेट करें कि एक गाड़ी बनाने पे इतने किलो लोहा लगा और इतने किलो लोहे की ये कीमत थी, इतने किलो रबड़ लगी, इतने किलो जो है वो ये प्लास्टिक लगा, तो ये प्लास्टिक की इतनी कॉस्ट थी। जो मटेरियल की कॉस्ट है, जो मटेरियल की लागत है, डायरेक्टली किसी एक यूनिट को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाती है। अच्छा, सिर्फ जो है लेबर इस्तेमाल नहीं होती, सिर्फ मटेरियल से चीजें नहीं बन जाती। हाँ, ये ज़रूरी हिस्सा ज़रूर है कि आपको लेबर चाहिए होती है, वो काम करती है, आपके रॉ मटेरियल से जो है वो चीज़ें बनाती है, और रॉ मटेरियल की खुद की भी कॉस्ट होती है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे ऊपर के खर्चे होते हैं। उन ऊपर के खर्चों को कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट। अब ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है? जैसे कि आपने कोई अगर जगह ली हुई है, उस जगह पे जो उस बिल्डिंग का आप किराया दे रहे हैं, वो ओवरहेड कॉस्ट होगी। आपके पास कोई प्लांट पड़ा हुआ है जो जिसे आपके वर्कर्स यूज़ कर रहे हैं, उससे चीज़ें बन रही हैं, उस प्लांट की डेप्रिसिएशन तो होगी, उसमें तोड़-फोड़ होगी, उसकी रिपेयरिंग होगी, उस पे अलग से खर्चा। फैक्ट्री में पंखे लगे होंगे, बिजली होगी, यूटिलिटीज़ होंगी, पानी आपको देना है अपने वर्कर्स को, उनके लिए चाय का इंतज़ाम है, उसके अलावा उनकी जो है लाइट का इंतज़ाम है, सब चीज़ें। तो ये खर्चे भी तो हैं, जो इन एडिशन टू लेबर और मटेरियल के अलावा लग रहे हैं। और इसके अलावा वेजेस, सैलरीज ऑफ मटेरियल मैनेजिंग स्टाफ, ये कह रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये वर्कर्स की बात नहीं कर रहा है, या मैनेजर्स की बात कर रहा है। जो सुपरवाइजर हैं, मैनेजर्स हैं, ऊपर हमने लेबर की बात की थी, ये मैनेजर्स की बात कर रहा है। मैनेजर्स हैं, आप उन्हें कोई वेज दे रहे हैं या सैलरीज दे रहे हैं, जो बैठ के काम मैनेज करवा रहे हैं। जैसे जो सिंपल मैनेजर्स होते हैं,
एरिया मैनेजर, उसके बाद सुपरवाइजर, उनके नीचे छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे जो मैनेजर होते हैं सारा काम करवा रहे होते हैं। जो लेबर है वो खुद काम करती है, मैनेजर्स काम करवाते हैं। तो मैनेजर्स को भी तो सैलरियाँ देनी पड़ती हैं, तो ये भी सारी ओवरहेड कॉस्ट में आ गई। तो मैन्युफैक्चरिंग एरिया में भी मैनेजर होते हैं। कई जो चेन ऑफ कमांड्स होती हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, कई लेवल होता है मैनेजर्स का और आखिर में जाके वर्कर्स आते हैं। तो जितने भी हमें मैनेजमेंट को पैसे पे कर रहे होते हैं ओवरहेड कॉस्ट में आता है। कोई बिल्डिंग ली हुई है, उसका कोई रेंट हम पे करते हैं, तो वो भी ओवरहेड कॉस्ट में आता है। कोई प्लांट्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन है, वो भी ऊपर के खर्चों में आता है। और कोई पानी वगैरह उन्हें जो है वो पंखे वगैरह, उसके बाद जो है वो उन्हें सहूलियात वगैरह वर्कर्स को हम देते हैं, तो वो सब जो है वो ओवरहेड कॉस्ट में आता है। तो सारी चीजें, ये जो हमारे खर्चे हुए हैं, ये भी तो हमने उन चीजों पे डालने हैं ना। मतलब जब भी हम कोई चीज बनाएंगे, हम पहले तो जो जितनी उसमें लेबर लगी उसकी कॉस्ट शामिल कर देंगे जी। एक फॉर एग्जांपल मोबाइल हम बनाते हैं, तो जितना जो है वो मोबाइल पूरे साल हमने बनाए, जितना उसमें मटेरियल लगा उसकी तो कॉस्ट लगेगी, आएगी। मटेरियल के बगैर मोबाइल थोड़ी ना बन सकता है। जितनी लेबर काम करेगी, लेबर का भी कॉस्ट हम डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो ऊपर के खर्चे हैं, जो मैनेजर्स की तनख्वाहें हैं, रेंट है फैक्ट्री का, बिजली इस्तेमाल हुई है, प्लांट और मशीनरी जो है उसकी तोड़-फोड़ हुई है, उसकी रिपेयर हुई है, ये सब चीज़ें भी हम जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही डालेंगे। हमने उसी से ही पैसे निकालने हैं ये भी, क्योंकि ये उन चीज़ों को बनाने में, मैनेज करने में ऊपर के खर्चे हुए हैं। ये कहलाता है ओवरहेड कॉस्ट। इसे फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं और इसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं। अब आपको पता चल गया चीज़ें जो है वो उसमें 3 तरह की कॉस्ट शामिल होती हैं। लेबर कॉस्ट होती है, मटेरियल की कॉस्ट होती है और ऊपर के खर्चे ओवरहेड कॉस्ट शामिल होती है। आगे अच्छा जी, अब फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट जो है, ये आगे इसकी 2 किस्में हैं। 2 चीज़ों से मिलके ये कॉस्ट बनती है, या इसकी 2 आगे किस्में हैं। क्या 2 किस्में हैं? एक होती है जी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। अब ये क्या चीज़ है फिक्स ओवरहेड कॉस्ट? फिक्स ओवरहेड कॉस्ट ये है कि वो लागत जो फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक हमारी फैक्ट्री है, हमने एक जो है वो एरिया जो है वो एक कवर्ड फैक्ट्री बनाई हुई है, उसके अंदर जो है वो वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब वो जो फैक्ट्री का हम फिक्स रेंट देते हैं हर महीने, और हमारे पास 2 मैनेजर्स हैं, उन्हें भी हम फिक्स सैलरी देते हैं 2 मैनेजर्स को, ठीक है। अब चाहे उस फैक्ट्री के अंदर आप महीने में 1000 आइटम्स बनाएं, चाहे आप 1 लाख आइटम बनाएं, चाहे आप 40,000 आइटम बनाएं, चाहे आप 4 लाख आइटम बनाएं, उसका रेंट तो नहीं बढ़ जाना ना। रेंट तो फिक्स ही रहना है जो हम महीने का पे कर रहे हैं। ये थोड़ी ना कि आइटम ज्यादा बनाएंगे, कम बनाएंगे तो रेंट बढ़ जाएगा। चाहे आप एक भी आइटम ना बनाए तो उसका रेंट जो है वो सेम का सेम रहेगा। रेंट जो है वो हमें जो पे करना पड़ा है ऊपर का खर्चा, वो फैक्ट्री की जो जगह हमने किराए पे ली हुई है वो हमारा चेंज नहीं होगा। ये हो गया फिक्स कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट। और दूसरा हमारे पास जो 2 मैनेजर्स हैं, हम उन मैनेजर से काम ले रहे हैं। हमने अपने मैनेजर्स को कहा कि इस महीने आपने 1 लाख आइटम्स की प्रोडक्शन करनी है और अगले महीने आपका टारगेट है आपने 5 लाख आइटम्स की प्रोडक्शन करनी है और उससे अगले महीने आपने 10 लाख की प्रोडक्शन करनी है। तो मैनेजर्स की तो सैलरी फिक्स ही रहनी है जो ले रहे हैं, सिर्फ उन्होंने अपना टास्क जो है वो बढ़ाना है। तो चाहे वो 1 लाख आइटम प्रोड्यूस करवाएं, 5 लाख करवाएं, 10 लाख करवाएं, हमने तो उन्हें महीने की जो सैलरी तय की हुई है वही देनी है। तो ये इस तरह की जो कॉस्ट है वो कहलाती है फिक्स ओवरहेड कॉस्ट। और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पे आ जाते हैं। ये क्या होती है? वेरिएबल का मतलब है, जैसे लफ्ज से ही जाहिर है, वेरिएबल मतलब वेरिएशन से निकला है, चेंज होना। और फिक्स फिक्स जो है वो नॉट चेंजेबल। अच्छा, वेरिएबल का मतलब है चेंजेबल, जो तब्दील होती रहती है। इसमें वेरिएशन होती रहती है। ओवरहेड कॉस्ट वो ऊपर का खर्चा जो तब्दील होता रहता है टाइम टू टाइम। क्योंकि हम बात प्रोडक्शन की कर रहे हैं, कॉस्ट की कर रहे हैं, गुड्स की कर रहे हैं, तो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का अमल होता है। तो इस अमल में इस चेंजेस एंड फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती जाती है,
या कम होती जाती है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल के वेज ऑफ, इससे पहले एग्जाम्पल के पहले हम जो है वो 10 मोबाइल बना रहे थे, तो उसके लिए हमें 5 जो है वो लोगों को, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, और सिंपल में से करने की कोशिश करता हूँ। सिंपल इस तरह से इसकी ये एग्जांपल हो सकती है कि वेजेस फॉर दोज हैंडलिंग एंड शिपिंग दी प्रोडक्ट। पहले हम जो है वो महीने में 50,000 जो आइटम्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे थे, और उन्हें हैंडल करने के लिए जो है वो हमने दिहाड़ी पे लोग रखे हुए थे 5। अब हमने जो है वो 5 लाख आइटम्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं, तो उसके लिए ज्यादा बंदे चाहिए जो उन आइटम्स को जो है वो गाड़ियों में रखें, वेयर हाउस में जाके रखें, या उन्हें उठा के मार्केट में पहुंचाएं। अब 5 लाख आइटम जो हैं वो 50 बंदे तो नहीं मतलब लेके जा सकते ना, तो उसके लिए हमें ज्यादा बंदे, फॉर एग्जांपल हमें उसके लिए 500 100 बंदा करना पड़ेगा या 200 बंदा करना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई तो हमें बंदों की भी ज्यादा जरूरत पड़ गई। सिंपल एग्जांपल, जैसे ईद पे या इवेंट्स के ऊपर जो बोतलों की जो सेल है वो बढ़ जाती है पेप्सी और कोक की, तो वो ज्यादा प्राइवेट गाड़ियों को भी हायर करते हैं और ज्यादा टेम्परेरी बंदों को भी हायर कर लेते हैं, तो ताकि उन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, फिर वो ज़्यादा जो माल है ताकि वो डिलीवर कर सकें। वेयर हाउस भी वो टेम्परेरी खरीद लेते हैं इस तरह करके। तो उनकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। हाँ, अगर पेप्सी कोक की जो फैक्ट्री है, जो उनका प्रोडक्शन प्लांट है, उसका एरिया तो फिक्स ही रहना है। अगर वो उन्होंने किराए पे लिया हुआ है तो उसपे जो रेंट दे रहे हैं वो तो चेंज नहीं होना, वो फिक्स कॉस्ट कहलाएगी। तो दूसरी इसकी यही एग्जांपल लॉजिस्टिक की, कि अब उन्हें ज़्यादा गाड़ियाँ चाहिए, ज़्यादा माल को ले जाने के लिए, ज़्यादा पेमेंट लोगों को करनी पड़ेगी, तो ये वेरिएबल कॉस्ट होगी। फॉर एग्जांपल एक ऐसा इवेंट आ जाता है कि मुल्क में जो है कोई ऐसा इशू हो जाता है कि वो लोग जो है वो पेप्सी कोक पीना जो है वो कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो फिर जो है वो उनकी जो सप्लाई है उन्हें वो भी कम करनी पड़ेगी, और जो उनका ट्रांसपोर्ट पे और शिपिंग और हैंडलिंग पे खर्चा आएगा वो भी जो है वो कम हो जाएगा। कम उनकी गाड़ियां सप्लाई करेंगी। इसकी और सिंपल एग्जांपल दराज की हो सकती है या ऑनलाइन स्टोर्स की हो सकती है। जैसे दराज है, अब उसकी सेल्स ज्यादा हो रही हैं तो उसे डिलीवरी के लिए ज्यादा जो है वो बड़ी टीम चाहिए या बड़ा नेटवर्क चाहिए, ज्यादा उसे पैसे पे करने पड़ेंगे। हाँ, उसकी सेल्स ही कम होना शुरू हो जाए और कम होना शुरू हो जाए तो उसकी जो है वो जो वेजेस वगैरह जो शिपिंग और हैंडलिंग पे दराज पैसे देता है वो उसके खर्चे कम होते जाएंगे। जितनी ज्यादा सेल डिक्रीज होती जाएगी उसके खर्चे भी डिक्रीज होते जाएंगे। तो इस तरह ये वेरिएबल कॉस्ट वो ओवरहेड कॉस्ट होती है जो जिसमें वेरिएशन हो, जो टाइम टू टाइम प्रोडक्शन के लिहाज से, सेल्स के लिहाज से चेंज होती जाए। आगे वो कहता है यूटिलिटीज टू रन इक्विपमेंट एंड दी फैसिलिटी। सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा हमारे पास बंदे होंगे फैक्ट्री में, ज्यादा फॉर एग्जांपल बंदे हैं तो उनके लिए ज्यादा चीजें चाहिए। 100 बंदा है तो उनके लिए काम जो है वो थोड़े पंखे चाहिए, थोड़ी लाइट्स चाहिए। 1000 बंदा होगा तो उनके बैठने की जगह भी, उन्हें जो है वो पंखे भी, पानी का इंतजाम भी, और भी यूटिलिटीज देकर वो हमें ज्यादा बढ़ानी पड़ेंगी, तो वो हमारा खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो ये है जी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, जो टाइम टू टाइम जो है वेरी होती रहती है, चेंज होती रहती है। अच्छा जी, अगली वो इसमें दे रहा है, डेफिनेशन दे रहा है कि जी इन दिस सेक्शन वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, वही जो हम अभी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी यहाँ पे डेफिनेशन दे रहा है। मैंने यहाँ से कट किया है, ये यही वाला हिस्सा, ये जो आपको नजर आ रहा है, आपके समझने के लिए मैं कट करके उसकी टेक्स्ट की डेफिनेशन के साथ इसे ले गया हूँ। वो कह रहा है कि in this section variable factory overhead cost means the factory overhead cost which vary directly with changes in volume of stock and trade manufacture or produce। अभी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, और नीचे वाला वही जो मैंने आपको एग्जांपल पीछे पढ़ाई, वही कह रहा है कि जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता रहेगा स्टॉक इन ट्रेड का, या जो कोई चीज मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस हो रही है उसका जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। अगर वॉल्यूम कम होगा वेरिएबल कॉस्ट भी कम होती जाएगी। आगे जी, इन दिस सेक्शन एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड मींस द जनरली एक्सेप्टेड accounting principle under which the cost of an item of stock in trade the sum of direct material cost, direct labor cost and factory overhead cost।
जनरली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मैंने आपको बता दिया वो क्या होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया के। उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने एक अब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड बताया हुआ है। ये मेथड क्या होता है? टेक्स ने भी इसे अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। वो ये कह रहा है कि अब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड का मतलब है कि कोई भी आइटम आप बना रहे हैं तो उसमें उसकी जो कॉस्ट किस तरह डिटरमाइन की जाएगी कि उसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी शामिल होगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी शामिल होगी और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट भी शामिल होगी, और इससे जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने बनाए उस पे आप डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने 100 गाड़ियां बनाई, 100 गाड़ियों की लेबर कॉस्ट कितनी थी, हम उसमें उसे उन्हें जमा कर लेंगे। 100 गाड़ियों पे लेबर कॉस्ट इतनी आई, 100 गाड़ियों पे इतना मटेरियल लगा, हम उसे जो है वो जमा कर लेंगे जी लेबर कॉस्ट के साथ कि इतना मटेरियल हमारा 100 गाड़ियां बनाने पे लगा और इतनी हमारी ओवरहेड कॉस्ट लगी, तो इसे भी जो है वो जमा कर लेंगे। इन तीनों को जमा कर लेंगे और 3 पे हम डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स हैं हमने बनाए, तो इन तीनों कॉस्टों को जमा करके 100 के ऊपर डिवाइड हम कर देंगे, तो पर यूनिट हमारी कॉस्ट आ जाएगी। ये फार्मूला कहलाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड या एब्जॉर्प्शन कॉस्ट फार्मूला। अच्छा जी, आगे है प्राइम कॉस्ट मेथड। प्राइम कॉस्ट मेथड है कि मींस द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये गैप ने दिया है प्राइम कॉस्ट मेथड, अंडर विच द कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। वो ये कहते हैं कि जो प्राइम कॉस्ट है उसमें वो इस तरह कैलकुलेट की जाती है कि जिसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट शामिल होती है जो उस चीज को बनाने में आई, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट शामिल होती है जो उस चीज को बनाने में आई, और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे लफ्ज है वेरिएबल। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, जो ऊपर मैं पढ़ा चुका हूँ वेरिएबल क्या होती है ये। और जितने यूनिट्स बनाए, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट हमने बनाए, तो हम ये तीनों कॉस्टों को जमा करके 100 यूनिट्स के ऊपर तकसीम कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी पर यूनिट की प्राइम कॉस्ट। और इसे एक्सपेंड करके एक्सप्लेन करना हो तो प्राइम कॉस्ट जो है वो उसमें 3 चीजें शामिल होती हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। फिक्स नहीं, सिर्फ वेरिएबल। हाँ, अब हम पीछे एक दफा पिछली स्लाइड पे दोबारा जाते हैं। ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट में और प्राइम कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अब्जॉर्प्शन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट शामिल होती है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट शामिल होती है और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट शामिल होती है। यानी ये जो दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, इसमें फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट भी शामिल है और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट भी, दोनों शामिल हैं। फिक्स एफओएच भी शामिल है और वेरिएबल एफओएच भी शामिल है। लेकिन प्राइम कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट शामिल होती है। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है जी, आगे हम देखते हैं कि आगे वो कहता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इसने दिया हुआ है। ये भी एक मेथड है कॉस्ट को डिटरमाइन करने का। आम सी बात है, मैं आपको आम जुबान में समझाता हूं कि मींस दैट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये भी जो है वो गैप ने मेथड दिया, अंडर विच द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज बेस्ड ऑन द assumption दैट स्टॉक इज सोल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इट्स एक्विजिशन। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फाइफो मेथड इसे कहते हैं। इसका ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास हमारी एक दुकान है, हम जो है वो पीछे से हमने माल खरीदा और माल खरीदा और साल के दरमियान में भी हमने माल खरीदा और साल के आखिर में भी हमने माल खरीदा। जैसे आपको पता है आजकल रेट्स बढ़े हैं, तो शुरू वाले में जो हमने माल खरीदा जनवरी में, उसका जो रेट था वो कम था। जुलाई में हमने जो माल खरीदा उसकी जो हमें लागत आई, जो उसकी कीमत कॉस्ट आई वो ज्यादा था, और जो दिसंबर में आया उसकी बहुत ज्यादा थी। तो हम इसमें कॉस्ट का इस तरह हिसाब रखेंगे कि जो हमने जनवरी में माल खरीदा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले हमने माल खरीदा फर्स्ट इन, जो पहले हमारे पास माल आया,
हम उसे फर्स्ट आउट करेंगे। सबसे पहले उसे फ़रोख्त करेंगे। सबसे पहले हम जनवरी वाले माल को फ़रोख्त करेंगे। अब जनवरी वाला माल जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ₹50 का आया था 1 यूनिट, तो हम उसी यूनिट पे आगे जो है वो उसी प्राइस पे आगे सेल कर देंगे। जो पहले माल आया उसे हम पहले निकालेंगे, जो बाद में माल आया उसे पहले के बाद निकालेंगे, जो आखिर में माल आया उसे हम अपनी दुकान से आखिर में निकालेंगे और जो पहले कीमत थी शुरू में उसी कीमत पे हम आगे जो है वो प्रॉफ़िट अपना रख के उसे बेच देंगे। तो ये मेथड हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वही आगे हम पहले सेल करेंगे, जो बाद में आएगा उसे बाद में सेल करेंगे। जैसे अक्सर हम कहते हैं जी पुराना माल हमारे पास पड़ा हुआ है तो पहले जो माल शुरू में आया हो हम उसे सबसे पहले सेल करते हैं और ज़्यादातर दुकानदार ऐसे ही करते हैं। अच्छा जी सेम इसी तरह दूसरा मेथड है कि ये इसका हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन ये अंडरस्टैंड ना हो तो फिर आप अगला मेथड नहीं समझ सकते। वो दूसरा ये है अच्छा इससे लाइफ़ो से हमें आसानी हो सकती है कि जी हमारे पास पहले माल इतने का आया वो हमारी कॉस्ट हो गई। तो आगे हमने इतने का बेचा तो कॉस्ट जो ऊपर वाला प्रॉफ़िट जो है हम कॉस्ट में से माइनस कर लेंगे और हमारा प्रॉफ़िट आ जाएगा। तो ये FIFO मेथड हो गया। बाद में माल आया जितने का बाल बाद में आया, आगे हमने प्रॉफ़िट रख के सेल कर दिया, माइनस करेंगे हमारे पास प्रॉफ़िट आ जाएगा। लेटर ऑन साल के एंड में आया जितने का सेल करेंगे, उस हिसाब से प्रॉफ़िट आ जाएगा। तो इस तरह हमने कॉस्ट मालूम कर ली अपने माल की। लाइफो है लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब कि जो लास्ट में हमारे पास माल आया सबसे आखिर में आया उसे हम सबसे पहले जो है वो अपनी शॉप से आउट करेंगे। ये मेथड कहलाता है लाइफो। लाइफो इज अ मेथड यूज्ड टू अकाउंट इन्वेंट्री इन्वेंट्री स्टॉक को कहते हैं दैट रिकॉर्ड्स द मोस्ट रिसेंटली प्रोड्यूस्ड आइटम एज सोल्ड फर्स्ट। अंडर लाइफो द कॉस्ट ऑफ द मोस्ट रिसेंट प्रोडक्ट्स परचेज और प्रोड्यूस आर द फर्स्ट टू एक्सपेंस्ड एज द कॉस्ट ऑफ सोल्ड। हमारे पास 50 आइटम्स साल के शुरू में आई, ठीक है, कम रेट पे और 100 आइटम दरमियान में आई साल की ज़्यादा रेट पे। तो दरमियान में जो आइटम्स आई सबसे पहले जो है वो हम जो आखिर में हमारे पास आइटम्स रिसीव हुई हैं, लास्ट में रिसीव हुई हैं, सबसे पहले हम उस माल को आउट करेंगे, उस माल को बेचेंगे। उस माल को बेचने के बाद जो हमारे पास शुरू में माल आया था, फिर हम उस माल को जो है बेचेंगे। तो ये मेथड कहलाता है लाइफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। आज आगे है जी एवरेज कॉस्ट मेथड। और लास्ट इन फर्स्ट आउट में लास्ट जो हमारा रेट है आइटम का वही हम एज ए कॉस्ट लेंगे और उस पे माल बेचेंगे। दूसरा है एवरेज कॉस्ट मेथड और इसका दूसरा नाम है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। द एवरेज कॉस्ट इन्वेंट्री मेथड असाइन द सेम कॉस्ट टू ईच आइटम। यही इसका मतलब है द एवरेज कॉस्ट मेथड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन इन्वेंट्री बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटम अवेलेबल फॉर द रिजल्ट इन नेट इनकम एंड एंडिंग इन्वेंट्री बैलेंस बिटवीन FIFO एंड LIFO। सिंपल सी बात है हम इस चक्रों में कंफ्यूज हो गए हैं कि जो पहले माल आया था उसकी जो है वो ये कीमत थी, दरमियान में माल आया फिर उसकी ये कीमत थी, उस पे हम बेचेंगे, लास्ट में माल आया ज़्यादा कीमत थी उस पे फिर हमने कॉस्ट कंसीडर की। और इसी तरह लाइफो में जो है वो लास्ट में जो माल आया उसकी हमने कॉस्ट कंसीडर की। इस तरह हम जो आम दुकानें होती हैं या ज़्यादातर दुकानें उनका तो हर महीने माल आता है तो हम किस तरह इन चक्रों का हिसाब लगाते रहेंगे। एक ऐसा मेथड भी है चाहे आपके पास लास्ट में माल आया है, शुरू में आया है, दरमियान में आया है, कोई मसला नहीं है। आप उनकी तीनों की एक जमा उनको कर लें, उनका जो भी कॉस्ट थी और उसे उतने पे डिवाइड कर दें, एक एवरेज ले लें और उस एवरेज रेट को अपनी कॉस्ट कंसीडर कर लें और आगे उसे सेल कर दें। जो भी आपका मुनाफ़ा आएगा एवरेज कॉस्ट में से उसे माइनस कर लें, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, इनकम फ्रॉम बिज़नेस हो जाएगी। सो चाहे शुरू में आया, दरमियान में आया, आखिर में आया, जिस रेट पे भी आया हम तमाम रेट्स की एक एवरेज ले लेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स पे डिवाइड कर देंगे, वो पर यूनिट एक एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट मेथड। तो बहुत सारे बिज़नेस जो हैं FIFO यूज़ करते हैं, बहुत सारे LIFO यूज़ करते हैं और बहुत सारे एवरेज कॉस्ट मेथड भी यूज़ करते हैं। ये डिपेंड करता है उनकी चॉइस पे। तो ये टैक्स इसकी डेफिनेशन दे रहा है मीन द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल अंडर व्हिच द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड ऑन हैंड। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ मेथड भी इसे ही कहते हैं जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। तो वो यही बात कर रहा है कि एक एवरेज ले ली जाती है जितने आपके पास यूनिट्स पड़े हैं उनकी। तो वो आपकी कॉस्ट पर यूनिट मालूम हो जाती है आपको।